हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आज का पहला टॉपिक है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होता है ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज? तो देखिए दोस्तों, फिजिकल चेंज के आगे क्या डिफाइन लिखी है? केमिकल रिएक्शंस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। मतलब जब भी हमारा फिजिकल चेंज होगा तब किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सपोज आपके पास थोड़ा सा पानी है, एक ग्लास में आपके पास थोड़ा सा पानी है। आपने उस पानी को अपने घर के फ्रीज़र में रख दिया। वो तो सभी रखते हैं, जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी होती है तो तब भी रखते हैं। कुछ भी करना होता है तो फ्रीज़र का यूज़ तो हम करते ही हैं। तो इसी तरीके से आप उस थोड़े से पानी को फ्रीज़र में रखिए और आप 1 और 2 3 आवर बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो वो लिक्विड सब्सटेंस था, वाटर जो लिक्विड था, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, वो आइस बन गया है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जी हाँ, तो देखिए वो आइस में कन्वर्ट हो गया, कोई केमिकल मिलाया नहीं मिलाया, अपने आप उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से सॉलिड बन गया। अब उसी सॉलिड को, उसी बर्फ़ को, उसी आइस को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लीजिए। थोड़ी ही देर बाद आप ये पाएंगे कि वो सॉलिड स्टेट का दोस्तों आपका वो बन गया था आइस, अब वो फिर से वाटर बन रहा है। धीरे धीरे वो वाटर बन रहा है और एकदम से थोड़ी देर बाद वो पूरा का पूरा वाटर बन जाता है। क्या आपने कोई केमिकल्स मिलाया? मैंने आपसे कोई केमिकल मिलाने की कही? मैंने तो नहीं कही, आपने खुद किया। और मैं आपको केमिकल्स की सजेशन दूंगा भी क्यों? क्योंकि ये तो एक फिजिकल चेंज है, इसमें तो केमिकल्स लगते ही नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं ये बात कि फिजिकल चेंज में किसी भी प्रकार के केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? केमिकल चेंज। क्या होता है ये? चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, केमिकल चेंज से ही समझ में आ रहा है कि केमिकल्स का नाम है तो केमिकल्स तो यूज होंगे ही होंगे। तो दोस्तों क्या लिखिए डिफाइन? केमिकल रिएक्शंस इज इन्वॉल्व। नॉट नहीं लगा है, इज इन्वॉल्व मतलब इन्वॉल्व होंगे। सपोज किसी भी प्रकार का केमिकल चेंज हो रहा है, आपके पास एक पेपर है, आपने उस पेपर को माचिस की तीली से जलाया, बहुत बढ़िया तरीके से जलाया, पूरा पेपर राख कर दिया आपने, पूरा पेपर राख कर दिया। तो वो राख जो है, वो जो एशेज हैं, वो किस लिए प्रोड्यूस हुए, वो कैसे बने? वो आपके पेपर को जलाने से बने। अब ये बताइए, जिस तरह आपने उस बनी हुई बर्फ़ को, पानी से बनी हुई बर्फ़ को फिर से पानी बना लिया, क्या आप इन एशेज को फिर से पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज है। इसमें फायर यूज हुई, इसमें पेपर था, इसमें एयर की सराउंडिंग्स थी, एटमॉस्फेरिक गैसेस थी। तो ये क्या था? ये तो एक केमिकल चेंज था। इसमें केमिकल्स लगे, आपने नहीं लगाए, लेकिन एनवायरनमेंट की गैसेस भी थी और बहुत सी चीज़ें थी, फायर भी थी। तो ये क्या था दोस्तों? ये था हमारा एक केमिकल चेंज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो अभी हम दोस्तों इसी तरीके से, इसी मूड के साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जो हमारा फिजिकल चेंज होता है वो दोबारा अपनी पुरानी वाली स्टेट में आ सकता है। जैसे हमारा पानी बर्फ़ बनने के बाद वापस पानी बन गया, लेकिन दोस्तों हमारा केमिकल चेंज वो वापस अपनी स्टेट में नहीं आता। वो जब एशेस बने पेपर के, तो क्या वापस पेपर बन सकता है? नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने इन दोनों डिफाइन में, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की दोनों डिफाइन में एक वर्ड ऑब्जर्व किया जरूर होगा, केमिकल रिएक्शन। आखिर ये होता क्या है केमिकल रिएक्शन? चलिए समझते हैं। मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, यही होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। क्या होता है कि दोस्तों जब भी हम दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिलाकर कोई नया केमिकल बनाए
तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, उस क्रिया को दोस्तों हम कहते हैं, लिखा हुआ है पढ़िए, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन से समझ में ही क्या आता है? कुछ रिएक्ट हो रहा है, किसी के साथ कुछ मिल रहा है, कुछ तो हो रहा है रिएक्शन। इसीलिए दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को मिला के नए केमिकल्स बनाना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफाइन की ओर। क्या लिखा है? केमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों अभी जो हमने केमिकल रिएक्शन समझी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिला के नए केमिकल्स बनाए जाते हैं, उन्हीं नए केमिकल्स को, उसी प्रोसेस को अगर हम मैथमेटिक या सिंबलिक, मैथमेटिक या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो वो हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करी, कुछ केमिकल रिएक्शन करी, अब उसे आपको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? उसमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंट देंगे, 1 2 3 नंबरिंग देंगे, उसमें सिंबल्स लगाएंगे, ए बी जो भी होंगे सिंबल्स, अभी हम आगे समझेंगे। बस इतना समझना है अभी क्लियर कि हमारे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिला के नए केमिकल्स बने, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को एक सिंबलिक या एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के बाद वो कहलाते हैं केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। चैप्टर वैसे तो बहुत इजी है, अगर समझ में आ जाए तो। इसीलिए मेरी वीडियोस को ढंग से देखें, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई डाउट रहने नहीं वाला है। जितने भी डाउट आपके मन में आएंगे उससे पहले वो सॉल्व होते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी पॉज करके लाइक करें, उसके बाद आगे देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। फ्रेंड्स आपके सामने लिखी है एक इक्वेशन। क्या लिखी है? Na+Cl2 एरो के साथ NaCl। मतलब ये हमें क्या शो कर रही है? अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेशन होती क्या है। हमारी केमिकल रिएक्शन को जब हम मैथमेटिक या सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन दें, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसमें Cl के संग 2 भी जुड़ा है, और ये Na किसका सिंबल है? सोडियम का। Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। तो देखिए सिंबल भी आ गए, मैथमेटिक्स भी आ गई, तो इसलिए ये हमारी क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। अब ये बीच में इसके ये एरो है, इस एरो को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं तीर चला रहा हूँ, मैं क्यों, आप भी चलाइए तीर, सब चलाइए तीर, तीर चला रहे हैं। तो जब तीर छोड़ते हैं, जब तीर छोड़ते हैं तो कौन सी साइड आगे जाती है? कौन सी साइड आगे जाके लगती है? वही जो पॉइंटेड होती है, जो पॉइंटेड साइड होती है। तो सपोज ये जो आपके एरो दिख रहा है, ये सोचिए मैंने Na+Cl2 से मैंने ये तीर छोड़ा और आगे गया किस पे लगा? NaCl पे लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये हमें क्या बताता है एरो? दोस्तों ये एरो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है हमें कि मैंने Na+Cl से, Na+Cl2 से मैंने तीर छोड़ा, कहाँ जाके लगा? NaCl पे। तो मतलब मैंने Na+Cl2 को मिलाकर क्या बनाया? NaCl बनाया। आ गया समझ में? चलिए और समझते हैं। अब ये जो एरो है, ये जो एरो है, इतना पता चल गया हमें कि ये डायरेक्शन बता रहा है। कैसे डायरेक्शन बताता है? जो इसका पॉइंटेड, तीर के ये एरो के आगे वाला जो हिस्सा होता है पॉइंटेड, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रोडक्ट साइड। मतलब क्या बना है इस वाली इक्वेशन में? क्या बन रहा है हमारा? इक्वेशन में क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है। तो किसकी तरफ पॉइंटेड है ये? NaCl की तरफ। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी प्रोडक्ट साइड। अब जो दूसरी तरफ है, जो पॉइंटेड नहीं है, जो तीर का पीछे वाला हिस्सा है, एरो का पीछे वाला हिस्सा है, वो क्या कर रहा है? वो दोस्तों हमें ये बता रहा है कि हमने क्या क्या मिलाया, क्या क्या रिएक्ट किया। तो क्या क्या रिएक्ट किया? Na+Cl2 रिएक्ट किया। तो ये कौन सी साइड हो गई? ये हो गई रिएक्टेंट साइड। मतलब
एरो के आगे वाला हिस्सा हो गया प्रोडक्ट साइड और एरो के पीछे वाला हिस्सा हो गया रिएक्टेंट साइड। इससे हमें क्या पता चला? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपनी इक्वेशन सनलाइट में बना रहा हूँ, धूप की रोशनी में बना रहा हूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा हूँ लोगों को, तो मैं कैसे बताऊँ कि हाँ मैंने सनलाइट की रोशनी में या धूप में मैंने बनाई है? चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए सनलाइट की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी जो रिएक्शन है उसे कितना टेम्परेचर दे सकता हूँ? मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में। इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा मैं। तो अगर मुझे देना हो 100 डिग्री सेल्सियस तो मैं कैसे दूँ? उसके लिए तो मुझे को सनलाइट की ज़रूरत नहीं हो पाएगी, सनलाइट मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आर्टिफिशियल चीज़ लेनी पड़ेगी, जिसे मैं फायर का यूज़ कर सकूँ या और भी चीज़ों का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब मैं यूज़ करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा कैसे? तो चलिए समझते हैं मैं कैसे बताऊँगा। तो दोस्तों अगर मैं अपनी इक्वेशन सनलाइट में बना रहा हूँ तो मैं कैसे बताऊँगा? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ए जो है, ये ए जो है हमारा कोई केमिकल है और ये बी कोई केमिकल है। मैंने इन दोनों को केमिकल को मिलाया, इन दोनों केमिकल को मिला के मैंने बनाया ए बी। तो अब मुझे ये बताना है कि अगर मैंने ये इक्वेशन धूप की रोशनी में सनलाइट में बनाई है तो मैं लोगों को कैसे बताऊं? तो दोस्तों मैं सिंपली बहुत आराम से इस एरो के ऊपर लिख दूंगा सनलाइट। सनलाइट देखिए लिख दिया मैंने। अब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने ये सनलाइट में बनाया है, मतलब इसने धूप में बनाया है ये रिएक्शन। ये जो इसने ए बी बनाया है ये धूप की रोशनी में बनाया है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि धूप की रोशनी में या सनलाइट की रोशनी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिएक्शन को 40 से 50 डिग्री के बीच में ले जा पाऊँगा। लेकिन मुझे अगर ज़रूरत है 80 डिग्री की, 100 डिग्री सेल्सियस की, तो मैं क्या करूँगा? तब तो ये सनलाइट काम नहीं आएगी। तब दोस्तों मैं क्या बताऊं लोगों को कि जिससे लोगों को पता चले कि हाँ मैंने ये 80 डिग्री सेल्सियस में बनाया है। तो दोस्तों मैं इस जगह ये सनलाइट नहीं लिखूँगा, यहाँ पे ये सनलाइट हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो समझ ही रहे हैं, आप समझदार तो हैं ही बहुत, ये तो मुझे पता है। अब देखिए अगर मैंने ये अपनी रिएक्शन 80 डिग्री सेल्सियस में लिखी है, 80 डिग्री सेल्सियस में बनाई है, तो मैं इस एरो के ऊपर या नीचे किसी भी जगह क्या लिख दूंगा? 80 डिग्री सेल्सियस। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने कितने डिग्री सेल्सियस पे बनाई? 80 डिग्री सेल्सियस पे बनाई। चलिए आ गया समझ में। लेकिन दोस्तों अगर मैंने ये अपनी रिएक्शन गर्मी में बनाई, हीट में बनाई, उसको हीट दी किसी भी तरीके से, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना टेम्परेचर था। सनलाइट में बनाई, सनलाइट में भी नहीं बनाई, टेम्परेचर भी नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊं लोगों को कि यार मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैंने हीट तो ज़रूर यूज़ करी, रिएक्शन करते समय मैंने हीट यूज़ करी। तो मैं लोगों को दोस्तों देखिए, आप ट्रायंगल का सिंबल जानते हैं? ट्रायंगल कैसे बनता है? ट्रायंगल की देखिए कैसे बनता है, ये होता है हमारा ट्रायंगल। तो दोस्तों जब भी मुझे अपने ये बताना हो कि मैंने रिएक्शन में हीट ली है, कितनी ली है पता नहीं, हीट ली है, तो दोस्तों मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। मैं अपनी रिएक्शन के एरो के ऊपर या नीचे इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाऊँगा। ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? अभी बताया है, भूलना नहीं इतनी जल्दी। हीट को। किसको? हीट को। चलिए ये भी आगे समझ में था ही क्या, बहुत सिंपल था। दोस्तों अगर मैंने अपनी ये इक्वेशन में मेरा जो ए एलिमेंट है ये मान लीजिए सॉलिड है, ये गैस है और बना क्या है? लिक्विड। कैसे बताऊं लोगों को? तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ए के आगे छोटा सा लिख दूंगा एस ब्रैकेट में, तो लोगों को पता चलेगा कि इसका जो ए है वो सॉलिड है। अगर ये गैस है तो मैं इसके आगे ब्रैकेट में छोटा सा जी लिख दूंगा। इससे लोगों को पता चलेगा कि इसकी ये जो बी एलिमेंट है वो गैस है, लेकिन बना लिक्विड है
तो आपको भी पता है क्या आएगा, ब्रैकेट में एल। इससे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने ये सॉलिड लिया और गैस लिया और बनाया क्या, लिक्विड। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन अभी हमारे पास 2 सिंबल और बचे हैं, उन्हें जल्दी से समझते हैं। तो देखिए, अगर आपकी इक्वेशन, आप जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें गैस फॉर्म हो रही है, किसी भी तरीके से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी केमिकल से अगर गैस बन रही है, तो दोस्तों हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किस साइन से? तो देखिए, वो साइन होगा अपवर्ड एरो, मतलब एरो ऊपर की तरफ। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास कोई यूटेंसिल है, ये कोई यूटेंसिल है आपका, फायर के ऊपर रखा है वो। तो दोस्तों, जब उस पर हीट लगेगी, और इसमें सपोज एक थोड़ा सा वाटर है, तो जब इस पर हीट लगेगी तो वेपर्स निकलेंगे। और वेपर्स क्या नीचे की तरफ आते हैं? नहीं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये वेपर्स क्या थे? ये गैस ही तो है। तो जब भी ये गैस लिबरेट होगी, जब भी ये गैस बनेगी ऊपर की तरफ, तो हम एरो ये वाला लगाएंगे, ऊपर की तरफ एरो। आगे समझ में कि जब भी हमारी गैस लिबरेट होगी तो ये वाला साइन आएगा। अब दोस्तों, अगर प्रेसिपिटेट होता है, ये क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक बर्नर में आप रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें वाटर है आपका, उसमें रिएक्शन हो रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हों कि जो शायद मिक्स ना हो पाए, जो शायद सॉल्यूबल ना हो। तो जो पार्टिकल्स सॉल्यूबल नहीं होते वो क्या होंगे? उनमें सॉलिड मास तो होगा, वो नीचे की तरफ आके गिर जाएंगे, इस तरीके से नीचे की तरफ आके गिर जाएंगे। तो जब भी प्रेसिपिटेट होगा तो साइन कैसा आएगा? एरो नीचे। कैसा आएगा? नीचे वाला एरो। हमारा प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था, केवल गैस लिबरेट हो रही थी, तो साइन ऊपर की तरफ एरो। अगर हमारा प्रेसिपिटेट हो रहा है और उसमें सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो हमारा एरो डाउन। इससे हमें पता चल गए हमारे 2 और सिंबल्स। इस प्रेसिपिटेट को दोस्तों, ये जो हमारा एरो नीचे की तरफ है, इसको दोस्तों हम लोग PPT ये भी लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले में। सपोज़ यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट हुआ है, इस एरो को हटा देते हैं। सपोज़ यहाँ पे प्रेसिपिटेट हुआ है, या तो आप ये ऊपर की तरफ वाला साइन न लगा के नीचे की तरफ वाला साइन लगाएं, या फिर PPT लिख दें। दोनों ही केस में आपका सही आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो हो जाइए तैयार पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?